नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी और सरकार की खास खबरों के इस हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज की शुरुआत उस चर्चित और बदनाम अफसर से जो नौकरशाही में इन दिनों भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हो चुके हैं। बात है इन्वेस्ट यूपी के सीईओ रहे अभिषेक प्रकाश की, जो खाली इन्वेस्ट यूपी ही नहीं, लखनऊ के डीएम रहने के दौरान जो डिफेंस कॉरिडोर में भटगांव में ज़मीन के जो मुआवजे के वितरण में तमाम आरोपों में फंसे हैं, उस पर एक नई कहानी सामने आ रही है। वो भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो चुके हैं, नौकरी से सस्पेंड चल रहे हैं। अब सरकार उन पर फिर से शिकंजा कसने की तैयारी में है। डिफेंस कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण का जो घोटाला है, सरकार उसमें अभिषेक प्रकाश से अब रिकवरी कराने की तैयारी कर रही है। यानी कि जो करीब 58 करोड़ के लगभग मुआवजा बटा है डिफेंस कॉरिडोर में, उसमें जिला अधिकारी समेत जो 16 अफसर फंसे हैं, इनसे पैसों की रिकवरी भी हो सकती है गलत मुआवजा बांटने के आधार पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बताया जाता है कि इस मामले में हरी झंडी दी जा चुकी है। भटगांव में जो जमीन घोटाला हुआ है, उसको लेकर नियुक्ति विभाग सक्रिय है और उसने आधार बनाया है रेवेन्यू बोर्ड के उस रिपोर्ट को, जिसमें रजनीश दुबे ने इन सब अफसरों को दोषी ठहराया था। चर्चा है कि बहुत जल्दी अभिषेक प्रकाश को नोटिस भेजी जाएगी रजनीश दुबे की उस जांच रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो ये सब शामिल हैं। गौरतलब है कि सरोजनी नगर तहसील जो है वो वहाँ का एक गांव है भटगांव, जहाँ पर रक्षा मंत्रालय द्वारा डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था और उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश थे लखनऊ के, उनको मालूम था और बताया जाता है कि अपने चहेतों को वहां पर उन्होंने ज़मीनें खरीदवा दी, जिसमें करीब 58 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया और इसमें बहुत बड़ा खेल कर दिया गया। यानी कि तहसीलदार, कानूनगो, एसडीएम सब ने, किसी ने अपने नौकर के नाम पर, किसी ने अपने रिश्तेदार के नाम पर, किसी ने ड्राइवर के नाम पर ज़मीनें वहाँ पर पट्टे की, संक्रमणीय, इन सबको लिखवाया और कुछ ही महीनों में मोटा मुआवजा 4 गुना 6 गुना लेकर करोड़पति बन गए। अभिषेक प्रकाश के रहमो करम से ये सब चीज़ें होती रहीं, उनकी जिम्मेदारी में ये सब चीज़ें होती रहीं और इसकी शिकायत जब हुई तो राजस्व परिषद के तत्कालीन चेयरमैन थे रजनीश दुबे, उन्होंने डीएम समेत सारे पूरे प्रकरण की उन्होंने जांच कराई है और उसमें 16 अधिकारी को उन्होंने दोषी ठहराया है। इसमें से कुछ पीसीएस अधिकारी हाईकोर्ट चले गए थे, जिन्होंने स्टे ले लिया था, लेकिन कुछ बचे हुए हैं, अभी वो नौकरी में हैं। उनको नियुक्ति विभाग निलंबन पत्र थमाने की तैयारी में है। कुछ ऐसे भी हैं जो रिटायर हो गए हैं, उनके तो पेंशन से रिकवरी की जाएगी। अभी तो इन सबको नोटिस दी जा रही है और जांच इस बात की भी हो रही है कि किस अफसर की वजह से कितने सरकारी धन की क्षति हुई है। उसी आधार पर इन अधिकारियों पर रिकवरी, निलंबन और सारी कार्रवाई होगी। वैसे डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे जमीन का एक ऐसा घोटाला है, एक ऐसा दाग है जो अभिषेक प्रकाश पर सरकार ने भरोसा किया था और उस भरोसे को अभिषेक प्रकाश ने तार तार कर दिया। जनता की ज़मीनों को लूट लिया एक तरह से कहा जाए, और लोग करोड़ों की ज़मीनें कौड़ियों के भाव पाकर चुप मार कर बैठे रहे। बंथरा थाने में कई एफआईआर भी लिखी गई, लेकिन सब में डीएम के प्रभाव से फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। अभिषेक प्रकाश के भ्रष्टाचार की कथाएं अनंत हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही हैं और वो बेखौफ होकर भ्रष्टाचार करते थे। सरकार से उनकी नज़दीकी का आलम यह था कि वो डीएम लखनऊ के साथ साथ
LDA-BC के भी दोहरे चार्ज पर रहे। उनको लगता था कि अब वो खुदा हो गए हैं, उनका कभी अब अंत नहीं होगा, उनकी ताकत असीमित हो गई है और वो हमेशा इसी तरह ताकत में रहेंगे। और इसी ताकत के दम पर उन्होंने लोगों पर बुलडोजर चलाए, लोगों को रौंदा, लोगों के साथ अन्याय किया। इन्वेस्ट यूपी के CEO बनते ही उन्होंने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में लंका लगानी शुरू कर दी। भ्रष्टाचार की वहाँ भी उन्होंने पाइपलाइन खोल दी और उसी पाइपलाइन की जकड़ में अब वो आ गए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में करोड़ों रुपए की वसूली करने के लिए वो निलंबित हैं। उनके खिलाफ राज्य की 4 एजेंसियां जांच कर रही हैं। देर सवेर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार एकदम ओपन केस बन गया है। इसमें सरकार जिंदा मक्खी नहीं लील पाएगी, वो उनको किसी भी हालत में नहीं बचा पाएगी। अब बात अगली खबर में यूपी पुलिस की, उत्तर प्रदेश के IPS अफसरों की। तो आज बात एक ऐसी ही खबर की, यूपी में IPS अफसरों की नज़र इन दिनों मलाईदार पोस्टिंग पर है। मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि अप्रैल के जो महीना है इसमें कुछ अधिकारी रिटायर हुए हैं और कुछ अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा 3 पद आया है। एक तो कानपुर के पुलिस कमिश्नर का, दूसरा बरेली के जो IG थी राकेश सिंह, वो रिटायर हो गए, वो पद खाली हो गया, और तीसरा पद है सहारनपुर के SSP का। इसमें से कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, और इसी तरह से जो सहारनपुर में SSP हैं रोहित सिंह सजवाण, वो भी जा रहे हैं सेंटर में। और इलाहाबाद महाकुंभ में जो अधिकारी लगे थे उसमें से कुछ को प्रसाद के रूप में मलाई मिल चुकी है और कुछ मलाई के इंतजार में हैं, जैसे वैभव कृष्णा। कानपुर का पुलिस कमिश्नर एक महत्वपूर्ण पद है। अब उसके लिए NOC अखिल कुमार को मिल चुकी है। वो 1994 बैच के वो IPS अफसर हैं। वो लगभग पिछले 3 साल से यूपी में थे, क्योंकि इससे पहले भी वो सेंटर में ही थे। सेंटर से जब उन्होंने यूपी में वापसी की थी तो उनको ADG जोन गोरखपुर बनाया गया था, और उसके बाद फिर वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर बनाए गए। लगभग 1 साल से वो कानपुर में हैं। अखिल कुमार के साथ ही सहारनपुर के SSP रोहित सिंह सजवान भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। रोहित सिंह एक ऐसे अफसर रहे जिनकी नौकरी की उम्र अभी छोटी है, लेकिन कप्तानी वो बहुत बड़े बड़े जिलों की कर चुके हैं। योगी सरकार में रोहित सिंह सजवान एक भी दिन जिले से खाली नहीं बैठे हैं। एक IPS अफसर अपनी ज़िंदगी में जिन बड़े बड़े कैबाल टाउन्स में पुलिस कप्तानी करने का सपना देखता है, वो रोहित सिंह सजवाण ने बहुत कम उम्र में कर लिया है। बरेली, मेरठ, सहारनपुर ऐसे ऐसे ज़िले हैं जो बहुत बड़े माने जाते हैं। यहाँ पर एक साथ किसी आदमी को शायद इन तीनों जिलों में नौकरी करने का मौका नहीं मिला होगा। वो नसीब वाले हैं या कोई सेटिंग वाले। अब उसके बाद बात आती है DGP मुख्यालय में ADG पद पर तैनात हैं आनंद स्वरूप, वो भी भारत सरकार में जा रहे हैं। बरेली रेंज में राकेश सिंह IG थे, वो 30 तारीख को रिटायर हो गए हैं। अब वो रेंज जो प्रदेश की टॉप 10 रेंज में आती है, उस पर भी नए अफसरों की नज़र है, उस पर भी तैनाती के लिए लोग जुगाड़ लगा रहे हैं। अधिकारी हमेशा जुगाड़ का सहारा लेते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर थोड़ी लिंक कर रही है कि महाकुंभ में जो ADG थे भानु भास्कर, उनको इनाम के तौर पर सरकार ने मेरठ जोन का ADG बना दिया है। महाकुंभ में मेला अधिकारी थे राजेश द्विवेदी, उनको SSP शाहजहांपुर सरकार ने इनाम दिया है। तो कहीं हो सकता है कि बरेली वाली जो रेंज खाली हुई है वहाँ पर वैभव कृष्णा जो DIG थे महाकुंभ में, हो सकता है सरकार उनको वहाँ दे दे, क्योंकि इनाम जब 2 को दिया है तो तीसरे को कितने दिन लटका के रखोगे। काम सबने बराबर किया है, रात दिन मेहनत की है 3 महीना, तो 2 को इनाम मिलेगा, एक आदमी बैठा रहेगा
ये भी बहुत नाइंसाफ़ी मानी जाएगी। तो सरकार हो सकता है कि इंसाफ करने की प्रक्रिया में चल रही हो, लिस्ट 1-2 दिन में आ भी जाए, लेकिन पुलिस की नौकरी में अवसर बहुत कम होते हैं। अफसरों के लिए अच्छी पोस्टिंग बहुत लंबे समय तक बरकरार रख पाना कठिन होता है। ऐसे में जो लोग लगातार बड़े बड़े पदों पर रह रहे हैं, आप इसको ये कह सकते हैं कि वो ऊपर से किस्मत लिखवा कर लाए हैं। अन्यथा इसी पुलिस महकमे में स्टेट कैडर के प्रमोट हुए कितने अफसर बिना जिले में एसपी बने रिटायर हो गए। प्रमोट हुए अफसर रेंज में डीआईजी नहीं बन पाते। कितने एडीजी रैंक के अफसर हैं जो विभिन्न पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में पढ़े रहे, रिटायर हो गए। कोई एकेडमी में पढ़ा रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये किस्मत की ही बात मानी जाएगी, और किस्मत के खेल तो हमेशा से निराले रहे हैं। अब देखिए कि किसकी किसकी लॉटरी निकलती है, ज़्यादा देर नहीं है। अब बात फिर उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों की ही, पुलिस की ही, लेकिन इस बार मामला हायर लेवल का है, यानी कि डीजीपी और डीजी स्तर के अफसरों की बात होगी। ये जो मई का महीना चल रहा है, ये यूपी पुलिस में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएगा जब ये ख़त्म होगा, क्योंकि इस महीने में डीजीपी प्रशांत कुमार समेत 5 डीजी रैंक के अफसर ऐसे हैं जो एक के बाद एक रिटायर हो जाएंगे। मई में 3 होंगे, जून में, फिर जुलाई में। ये अफसर कहा जाए तो अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं, यानी कि बैटिंग अब एकदम अंतिम ओवरों में है, और स्लॉग ओवर में रन थोड़ा तेज बनाना पड़ता है, तभी माना जाता है कि बैट्समैन अच्छा है। तो मई का ये महीना यूपी पुलिस में एक और जहाँ गर्मी बहुत तापमान में बढ़ेगी, वहीं पोस्टिंग में, तैनाती में भी गर्मी आने वाली है। जो लोग दिग्गज कहलाते रहे हैं हमारे पुलिस महकमे से, वो विदाई लेने की स्थिति में हैं। 3 इसी महीने रिटायर हो रहे हैं, जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार का पद सबसे महत्वपूर्ण पद है। इसके अलावा डीजी स्तर के 2 और अधिकारी हैं जो उनके साथ रिटायर होंगे, जिसमें पीवी रामा शास्त्री जो जेल के डीजी हैं, और दूरसंचार महकमे के डीजी हैं संजय एम तरडे। इसके बाद जून में आदित्य मिश्रा की भी विदाई होगी, और जुलाई में बीके मौर्य की। प्रशांत कुमार डीजीपी के रूप में जो काम कर रहे हैं, ये उनका आखिरी महीना है। अगर उनको सेवा विस्तार नहीं मिलता है तो वह इसी 31 मई को रिटायर हो जाएंगे, और उनके जाने के बाद उत्तर प्रदेश में डीजीपी पद को लेकर एक नई रेस शुरू होगी, जिसमें सरकार के सामने विकल्प ही नहीं है। 1-2 नाम के अलावा तीसरा चौथा कोई नाम नहीं है कि किसको डीजीपी सरकार बनाए। प्रशासन कारागार में भी रामा शास्त्री, वो भी इसी महीने रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद दूरसंचार के डीजी हैं संजय एम तरडे, वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो डीजीपी का पद लेगा कौन, इसको लेकर काफ़ी मंथन चल रहा है। यूपी पुलिस में उच्च स्तर पर इतना बड़ा फेरबदल आप कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन अब आ रहा है। एक साथ कई अफसरों के रिटायरमेंट के चलते स्थिति बनी है। सवाल वही उठता है कि प्रशांत कुमार के बाद अगला डीजीपी कौन बनेगा। सेवा विस्तार मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं मिला तब क्या जून में आदित्य मिश्रा रिटायर हो रहे हैं, 1 महीने के लिए सरकार उनको बनाएगी, या जुलाई में जो डीजी होमगार्ड हैं बीके मौर्य, वो प्रशांत कुमार की जगह डीजीपी बन सकते हैं, उनके पास 2 महीना है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार 1 महीना या 2 महीना के लिए अब किसी को डीजीपी पद का चार्ज देगी। ऐसे में 1990 बैच में एक अफसर हैं एम के बसाल, इस समय वो डीजी पावर कारपोरेशन के पद पर हैं। उनकी नौकरी फरवरी 2026 तक बची हुई है बसाल की, यानी कि उनकी नौकरी करीब 9 महीना रहेगी अगर वो डीजी पे चार्ज पे आते हैं तो हो सकता है कि उनके नाम पर कोई सहमति बने। आलोक शर्मा हाँ यूपी के, लेकिन इस समय एनएसजी के वो डीजी हैं, वो दिल्ली में तैनात हैं। पीयूष आनंद हैं, वो भी यूपी के ही हैं,
लेकिन वो भी सेंटर में तैनात हैं। अगर 90 से कोई नहीं आता है, बनता है, तो फिर 91 बैच पर जाएगा मामला। और 91 बैच में अगर मामला जाता है तो फिर राजीव कृष्णा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं और डीजी विजिलेंस के पद पर हैं, वो सबसे सूटेबल चॉइस हो सकते हैं। हालांकि अभी कुछ समय शेष है, लेकिन सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। ये बात 50-50 में आ जाती है कि कोई ना कोई सेंटर से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर राजीव कृष्णा अगर अभी डीजीपी बना दिए गए तो उनकी नौकरी 2029 तक है। 4 साल तक उत्तर प्रदेश में कोई डीजीपी रहा हो, इसका कभी आज तक कोई उदाहरण मौजूद नहीं है। तो इतने लंबे समय तक कोई डीजीपी किसी राज्य में रहा भी नहीं है। हो सकता है कि राजीव कृष्णा के पास वक्त ज़्यादा है, तो अभी 90 बैच के या उन्हीं के बैच के 91 के कोई अफसर दिल्ली से आ जाएं और वो कुछ दिन 1 साल तक डीजीपी पद पर रहें। तो विकल्प ही नहीं है अब कि नया डीजीपी राजीव कृष्णा और 1-2 नाम के इधर-उधर सरकार कहीं से बनावे। हालांकि कार्यवाहक का ही सिस्टम चल रहा है। कार्यवाहक में हमने ये भी देखा है कि 1 महीना 2 महीना वाले भी योगी सरकार ने राजकुमार विश्वकर्मा को बनाया था 2 महीने के लिए। तो बनाने तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अस्थायी तौर पर लंबी सेवा अब इन्हीं 2-3 लोगों के पास है, जो लोग आगे चलकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी बन सकते हैं। निर्णय सरकार को भी लेना होगा, लेकिन वो कठिन होगा। अब बात उत्तर प्रदेश में एक जरा हट के खबर की, किसानों की, अन्नदाता की और भ्रष्टाचार की। हमारे देश में किसान अन्नदाता कहा जाता है, उसका बड़ा सम्मान होता है, शब्दों से बड़ी पूजा होती है। आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्यों में जो किसानों की सबसे बड़ी कोई अगर दुश्मन है तो कोई और नहीं है, कृषि महकमा है, उसके अधिकारी हैं, जो एक तरह से कहा जाए सरकारी लुटेरे बनकर उत्तर प्रदेश के किसानों को लूट रहे हैं, और वो भी खुलेआम। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की एक छोटी सी बानगी दिखाएंगे, जहां करोड़ों का खेल चल रहा है। कृषि विभाग के अफसर यहां पर किसानों को कैसे ठग रहे हैं बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड के नाम पर। यूपी में किसानों के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी चल रही है। शाहजहांपुर में कृषि विभाग का एक बाबू है पंकज सिंह, जो खाली कहने को बाबू है पंकज सिंह, लेकिन वो है अरबपति आदमी। उसने इतनी अकूत संपत्ति बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड की फर्में बनाकर कमा ली हैं कि बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और मंत्री उसके सामने पानी भरेंगे। पंकज सिंह एक बाबू है जिसने अपनी पत्नी के नाम पर कृषि विभाग की कई सारी फर्में बना ली हैं प्राइवेट, और उनके नाम पर वो बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड बनाता है, बिकवाता है, करोड़ों का वारा न्यारा करता है। वो खुलेआम इस कारोबार को कर रहा है, और इस कारोबार में उसको राजनीतिक संरक्षण हासिल है। बीजेपी के जलालाबाद से विधायक हरि प्रकाश वर्मा, उनकी पत्नी भी पंकज सिंह के साथ उनकी कंपनियों में डायरेक्टर हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर जिले में बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर का जो लाइसेंस है जिला स्तर का, वो जिला कृषि अधिकारी जारी करता है। वहाँ पर जो फर्टिलाइजर क्लर्क है वो पंकज सिंह है। वो बाबू पूरे शाहजहांपुर में यह सुनिश्चित करता है कि जिस कंपनी का माल वो चाहेगा उसी को दुकानदारों को बेचना पड़ेगा। दूसरी फर्मों का माल अगर बेचा तो उनकी सैंपलिंग कराकर फेल करा देगा, उनकी ब्लैक लिस्टिंग करा देगा, उनका लाइसेंस निरस्त करा देगा। इस ब्लैक मेलिंग के काम में एक एक फर्मों से कई कई लाख रुपयों की वसूली होती है। जिसका माल रिजेक्ट हो जाता है, जिसका लाइसेंस मिट जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा लिख जाएगा, वो डर के मारे ब्लैकमेलिंग से लाखों लाख रुपया बाबू को देता है। बाबू अपने अफसरों पर भी दबाव रखता है, इसीलिए उसने विधायक की पत्नी को भी अपनी पत्नी के साथ फर्मों में डायरेक्टर बना रखा है। क्या आप
सोच सकते हैं यह सरकारी तंत्र में कोई अनुमति है कि कोई भी सरकारी व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी उसी विभाग में अपनी पत्नी के नाम पर कोई फर्म बनाकर ठेकेदारी करे, माल की सप्लाई करे। लेकिन जिस कहा जाए कुएं में भांग पड़ी हुई है, लोग आंख में पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, वहाँ कृषि मंत्री से लेके शासन के अफसरों तक चाहे जितनी शिकायत करिए कोई सुनने वाला नहीं है। माल घटिया जा रहा है, किसान पूरा पैसा दे रहा है, उसके खेत में कोई फायदा नहीं हो रहा है। घटिया माल सप्लाई करने वाले एक एक जिले से 10-10, 20-20 करोड़ की वसूली कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं, क्योंकि सबका हिस्सा बंधा हुआ है। 2021 में उसने बनाया है ग्रीन न्यूट्रिएंट फार्मेंट कंपनी, जिसमें बीजेपी विधायक की पत्नी, हरिप्रकाश की पत्नी अमिता वर्मा डायरेक्टर हैं, और उसके साथ कृषि विभाग के रिटायर्ड अधिकारी अखिलानंद पांडे भी डायरेक्टर हैं। ये सब लोग उसी सेवा में रह के आज किसानों को नोचने के लिए बैठे हुए हैं। पंकज सिंह की ताकत के दम पर यह फर्म हर साल कई करोड़ का कारोबार करती है। एक बाबू इतनी अकूत संपत्ति बना चुका है कि वो बाबूगिरी जैसी नौकरी को तुरंत लात मार दे। विधायक का संरक्षण है, भाजपा के विधायक हैं, चिट्ठी लिख देते हैं, अगर शिकायत होती है तो उसको कोई हटा नहीं पाता। वो शासन तक में उसकी पैरवी करते हैं, क्योंकि दोनों की पत्नियां फर्मों में शामिल हैं। तो जिस देश में किसानों को कृषि विभाग के अफसर लूट रहे हों, वहाँ किसानों की आय दुगना कैसे होगी? सरकारें कहती हैं हम किसानों की आय दुगना कर रहे हैं, लेकिन किसान की आय तो आज तक दुगना नहीं हुई। अफसरों की आय कई गुना बढ़ गई। भ्रष्टाचार जमीन पे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी नहीं छोड़ने को तैयार है। जो लोग खेती बाड़ी के सहारे अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहे हैं, जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं, वो हज़ारों रुपए बोरी खाद, माइक्रोन्यूट्रेंट, बायो फर्टिलाइज़र खरीदते हैं कि इससे हमारे खेतों को फ़ायदा होगा, हमारी फसल अच्छी होगी। लेकिन इसका फ़ायदा बाबू साहेब, विधायक जी, मंत्री जी को हो रहा है। किसान तो वो पैसा भी उसका मिट्टी में जा रहा है, वो खाली लाके नकली चीज़ों का छिड़काव कर देता है और ठगा जाता है। जिस देश में किसानों को ऐसे ठगा जाएगा, उनके लिए ही ऐसे हालातों पर आज ये लाइनें बड़ी सटीक बैठती हैं। सुनिएगा कि वो भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। आबाद रहेंगे वीराने, सादाब रहेंगी जंजीरें, और जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी तकदीरें। नमस्कार।